देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। 8 जनवरी वो तारीख जिस दिन चुनावों का ऐलान हुआ, यानी कि किस किस दिन कहां पर मतदान होगा। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। उसके बाद तमाम पार्टियां जुट गई सूची बनाने में कि भाई किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। इधर भारतीय जनता पार्टी की बैठक चल रही थी, वहीं दूसरी ओर एक के बाद एक नेता बीजेपी से खुद को अलग करते जा रहे थे। खैर, समाजवादी पार्टी गठबंधन की सूची आ गई, उसके बाद बीजेपी ने भी आज सूची जारी कर दी है। अब जब सूची जारी हुई बीजेपी की ओर से, तो तुरंत अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने सीधे कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव जहां से लड़ रहे हैं उस पर सवाल खड़े किए। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा, बीजेपी पर निशाना साधा, लेकिन एक बात वो जरूर बोल गए कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के बागियों को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। भाई, कुछ सीटों पर नामों का ऐलान किया था, तो क्या पार्टी में बगावत हो गई? आखिर क्यों कहना पड़ा अखिलेश यादव को ऐसा? बीजेपी के लिस्ट में क्या खास है? कितनी उम्मीद है इस लिस्ट से? जानेंगे। तमाम सवालों के जवाब होंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। चुनाव आयोग ने पहले ही चुनावों का ऐलान कर दिया। एक दिन पहले चरण की अधिसूचना भी जारी हो गई। सपा आरएलडी की पहले लिस्ट भी आ गई, लेकिन नजरें थीं बीजेपी की सूची पर, ताकि ये तय हो पाए कि किसका मुकाबला किससे होना है। ऐसे में मकर संक्रांति के बाद बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए। पूर्व शहर से चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे श्री केशव प्रसाद मौर्य। वो प्रयागराज जिले में सिराथू 251 सिराथू सीट में पार्टी की ओर से प्रत्याशी होंगे। हालांकि बसपा के अधिकतर उम्मीदवारों के नाम पहले से साफ थे, लेकिन आज औपचारिक तौर पर नामों की घोषणा भी कर दी। ये तो पहले से लगभग तय था कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब उनकी सीटों का भी ऐलान हो गया। ये उत्तर प्रदेश में 18 साल में पहली बार हो रहा है जब मुख्यमंत्री विधानसभा के चुनाव मैदान में हैं। इससे पहले 2007 में मायावती, 2012 में अखिलेश और 2017 में योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के जरिए ही सदन पहुंचे थे। सीएम योगी ने गोरखपुर से नाम घोषित होने पर आलाकमान का आभार जताया और सभी घोषित उम्मीदवारों को धन्यवाद दिया। देखिए, मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और संसदीय बोर्ड का, जिन्होंने मुझे गोरखपुर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। गोरखपुर की जनता जनार्दन और प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, यह आप सबको देखने को प्राप्त होगा। इधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी ने उन्हें पहले ही गोरखपुर भेज दिया। कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। इस बीच सीएम योगी के चुनाव मैदान में उतरना अखिलेश यादव के लिए चुनौती की तरह है। क्या वो भी चुनाव मैदान में उतरेंगे, जहां मायावती पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हैं? ऐसे में नजरें अखिलेश की तरफ हैं कि क्या वो चुनाव लड़कर संदेश देना चाहेंगे, और लड़ेंगे भी तो कहां से? इधर बीजेपी ने जाटलैंड में बड़ा दांव खेलते हुए 17 जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। बीजेपी के जाट उम्मीदवार सपा आरएलडी गठबंधन की काट बन पाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी ने पिछड़ों को खूब टिकट दिए। गुर्जर, शाक्य, लोधी, सैनी, कुर्मी उम्मीदवारों को भी टिकट मिले। ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ और वैश्य को भी बीजेपी ने अपनी लिस्ट में जगह दी। हालांकि बीजेपी पहली सूची में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतार पाई। अल्पसंख्यक के तौर पर एक सिख को टिकट मिला। इसके अलावा 19 अनुसूचित जाति के लोगों को टिकट दिए। इस बीच बीजेपी ने एक नई परंपरा शुरू की।
अक्सर सिर्फ सुरक्षित सीटों पर ही एससी उम्मीदवारों को उतारा जाता था, लेकिन बीजेपी ने सामान्य सीट पर भी एक एससी उम्मीदवार को टिकट दिया। जहां बीजेपी ने दलितों के लिए बड़ा दांव चला, वहीं भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर ने अखिलेश पर दलितों को लेकर गंभीर आरोप लगा दिए। चंद्रशेखर जी, ये बताइए, अखिलेश यादव से आपका गठबंधन क्यों नहीं होगा? महाभारत जो काव्य है ना हमारे यहाँ पे, उसमें पांडव जो हैं कौरवों से 5 गांव मांगे, 5 गांव ने युद्ध करवा दिया। लेकिन अब मुझे लगता है भैया को इस गठबंधन में दलितों की जरूरत नहीं, तो मैं समझता हूं कि जब उनको जरूरत नहीं है, वो बिना दलितों की सरकार बनाना चाहे, उनके लिए मेरी मंगल कामना है। एक दिन पहले तक चंद्रशेखर को सपा के साथ गठबंधन की अटकलें थीं। चंद्रशेखर सपा दफ्तर भी पहुंचे थे, शायद फोटो खिंचवाने की औपचारिकता भी हो गई थी, लेकिन ऐन मौके पर बात बिगड़ गई। चंद्रशेखर के आरोपों पर अखिलेश को सफाई देनी पड़ी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी, इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। बीजेपी की ओर से टिकट घोषित होने के बाद अखिलेश को कहना पड़ा कि अब किसी बीजेपी नेता को शामिल नहीं करेंगे। शायद उन्हें सपा में टिकट कटने पर बगावत की आहट हो गई थी। अगर अखिलेश बाहरियों को लाएंगे तो अपनों को टिकट कैसे देंगे? उन्होंने टिकट के त्याग का भी दावा किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। इससे पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने पुराने सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य को जमकर आईना दिखाया। वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा? बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठाकर देख लो उसका राजनीतिक। बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। तो ये जो हवाई बातें हैं तो वो बेकार हैं। फिलहाल टिकट की घोषणा के बाद यूपी का चुनाव चरम पर पहुंच चुका है। पश्चिमी यूपी में रण दिलचस्प हो चुका है। देखना है कि जाटलैंड में किसकी जय जयकार होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। संजू वर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही है। प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामेश्वर प्रसाद चौरसिया पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय वर्मा कांग्रेस के लीडर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक अहमद लारी समाजवादी पार्टी के नेता और हमारे साथ सतीश प्रकाश जुड़ रहे हैं बीएसपी का पक्ष रखने के लिए और पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर भी जाने जाते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लारी साहब, पहला सवाल आपसे, क्या हो गया अखिलेश यादव को अब समझ में आया कि बीजेपी के नेताओं को नहीं लेना? जब आरोप तमाम लग गए कि भाई हमने टिकट काट दिया तो किनारा दे रही है समाजवादी पार्टी, जिससे खुद किनारा नहीं मिलने वाला है 10 मार्च के बाद। ये मसला ये है कि हम लोग किस किस को टिकट दें। हम अपने लोगों को देखेंगे कि बाहर से आए हुए लोगों को ज़्यादा देखेंगे। अगर हम बाहर से, जैसे बीजेपी ने 75 ऑपोजिशन के लोगों को लेकर अपने लोगों का टिकट काट के बगावत करवाई थी, हम बहुत बगावत नहीं कर सकते हैं। जो भी हुआ है, जितने भी आ गए, खत्म। अब इलेक्शन का दौर चालू हो चुका है। जिसकी किस्मत में जो होगा वो 10 तारीख को वो पिटारा खुलेगा तो पता चलेगा क्या है। पहली लिस्ट 29 लोगों की, पहली लिस्ट आने के बाद ये समझ में आया कि हमें अब उनको नहीं लेना है, अपने लोगों को टिकट दें कि किसको टिकट दें। पहले तो आपने अपना कुनबा बढ़ाने की पूरी कोशिश की, तमाम दलों से गठबंधन भी कर लिए, तमाम पार्टियों से लोगों को भी अपनी पार्टी में जोड़ लिया। फिर जब लगा कि टिकट किसको किसको देंगे तो चंद्रशेखर भी नाराज हो गए आपसे। अब बीजेपी के नेताओं को भी नहीं लेंगे आप। ये चंद्रशेखर कौन है? अरे वाह, चंद्रशेखर को नहीं जानते आप? अरे क्या मैं बात कर सकता हूँ? नहीं, हम नहीं जानते। रागी साहब कहिए। चलिए बता देंगे रागी साहब चल रही है।
देखिए, हमारी बातचीत चल रही है। कौन जब चंद्रशेखर आप पहले उसका इतने बड़े तो हम इतने उसको बड़े जवाब राज्य दें, की कौन है राजनीति ये? को आप जब मूल्यांकन करने जा रहे हैं और उसमें भीम आर्मी के चंद्रशेखर के बारे में आप नहीं जाने, तो बड़ा जानबूझ करके मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा कह रहे हैं। भाई आप भी जानते होंगे तो आप बता दीजिए, आपको जानकारी है तो आप जानकारी दे दीजिए, सब मैं भी समझ लूं कौन चंद्रशेखर है, सब बता दीजिए प्लीज। तो मैंने कहा तो कि सर पूरा नाम बता दूं, पूरा नाम बताऊं या फिर ये इतना नहीं, या पूरा नाम बताऊं या ये बता दूं कि कल जो समाजवादी पार्टी दफ्तर भी पहुंचे थे, पिछले 3 महीने से जिनकी बातचीत चल रही थी अखिलेश यादव से, कोशिश ये थी कि गठबंधन भी हो जाए, दलितों के सहारे नैया पार लग जाए उत्तर प्रदेश के चुनाव में। मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी, 6 महीने से मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि किसी चंद्रशेखर नाम का कोई व्यक्ति भी है और उसकी कोई बातचीत चल रही है। जिन लोगों से हमारी बातचीत चली थी उनसे ऑलरेडी हमारा मामला तय हुआ, लोकदल और आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। फोटो ट्वीट करने में देरी हो गई लारी साहब, फोटो ट्वीट करने में देरी हो गई, शायद चंद्रशेखर इसलिए पीछे रह गए। 1 साल से बातचीत चल रही थी, ये चंद्रशेखर कौन है, कोई नया आदमी है सोशल तो मीडिया आप पे बताइए, फोटो जारी होने में थोड़ा समय लग गया। कौन है, क्या करता है? चलिए हमने दिखा दी है तस्वीर, हम दिखा दे रहे हैं तस्वीर, ठहराया जा सकता है। अब तो समझ गए होंगे, याद आया। आप दिखाइए, वो मॉस भी होती है तस्वीरें। मैं अभी अरे हम मिलने की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं साहब, हम मुलाकात की तस्वीर दिखा नहीं रहे हैं, हम तो चंद्रशेखर की तस्वीर दिखा रहे हैं। चंद्रशेखर है कौन? नहीं मैम, ये तस्वीर जो आप दिखा रही है हम नहीं जानते, हम पहचानते। रागी साहब कहिए, मैंने बहुत याद दिलाने की कोशिश की, याद करना नहीं चाहते हैं शायद रागी साहब। खत्म करूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी को एहसास ये हो गया है कि जिस साल स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बल पर बीएसपी को न जितवा सके, कभी स्वयं बार बार चुनाव हारते रहे, जिनका 0.23% जो है वो वोट शेयर रहा जब वो इलेक्शन लड़ते थे, वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी को कोई नई ऊंचाई देगा, राजनीतिक ऊंचाई देगा, ऐसा संभव नहीं था। जो भी नेता गए हैं, जब भी आप देखेंगे कि जो बड़े नेता बड़ी पार्टी से छोटी पार्टी की तरफ निकलता है, उसका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाता है। और मैं आप बहुत ही गंभीर से, ये पॉलिटिकल पैटर्न है। आप देखिएगा, एक समय नारायण दत्त तिवारी निकल करके कांग्रेस पार्टी से आए थे, अर्जुन सिंह आए थे, हमने सबको देखा कि वो सब तुरंत के तुरंत हाशिए पर चले गए थे। और यही हालत स्वामी प्रसाद मौर्य की भी है। अकेले जब वो बीएसपी को, जब वो तो पूरा का पूरा अध्यक्ष थे, बीएसपी को यदि उतनी ही दलित और पिछड़े उनके साथ खड़े थे तो वो बीएसपी को जितवा ले जाते। नहीं बने हैं जी में निकल कर आए थे जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इसलिए उदाहरण बेकार के उदाहरण। रामेश्वर जी, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जिनका टिकट काटने की तैयारी थी, वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। मीडिया के सामने आकर उन तमाम लोगों ने ये तो कह दिया कि 20 तारीख तक अभी और इस्तीफे होने वाले हैं। आज 15 तारीख तो हो गई है और किसी का नाम तो सामने आया नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी ने दरवाजे बंद कर लिए हैं इस वजह से? नहीं, देखिए, चुनाव में ये सब होते रहता है और समाजवादी पार्टी दरवाजे क्यों बंद कर दिए, समाजवादी पार्टी को भी ये समझ में आ गया है। जैसे समाजवादी पार्टी क्या नैरेटिव दे रहे थे, लोग छोड़ने के बाद क्या बोला, आपने ध्यान दिया होगा। मैं आपको बता दूं, उस समय मैं प्रभारी हुआ करता था, जब ये लोग ज्वाइन किए थे मेरे ही इलाके में थे, उसी इलाके का मैं था। तो ये लोग क्या बोलते थे उस समय कि भाई हमको इस अत्याचारी राज से, भ्रष्ट राज से, और जहां कुशासन है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उससे मुक्ति चाहिए। अब वो दलित और पिछड़ों की आवाज उठा करके बाहर आ रहे हैं। मैं एक चीज आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, ये सब नेशनल पार्टीज हैं, इनमें अपॉर्चुनिटी सबके लिए बहुत अच्छी अधिक होती हैं। आप ये बताइए, अखिलेश जी के साथ जाने से क्या होगा? मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी बनेंगे, मौर्य जी तो कभी बन नहीं सकते, चौहान जी कभी बन नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी को देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शिवराज सिंह चौहान खुद मुख्यमंत्री हैं, रेणु चौहान है बिहार की खुद उप मुख्यमंत्री हैं, मौर्य जी खुद उप मुख्यमंत्री यूपी के हैं, एक चौहान जी खुद हमारे यहाँ गवर्नर है। तो वहाँ बीजेपी में जो लगातार बीजेपी के नेता ये कहते भी रहे हैं, भाई हमारे यहाँ सबको मौके मिलते हैं, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं होता है। लारी जी, आ रही हूँ, रुकिए, जवाब ले रही हूँ आपसे, क्योंकि बहुत आरोप लगे हैं आप लोगों पर। लारी साहब, बहुत आरोप लगे हैं परिवारवाद, वंशवाद के। तमाम रैलियों में, रैली पर रोक होने से पहले तमाम आरोप आप लोगों पर लगे हैं, तमाम उंगलियां आप लोगों पर ही उठी हैं। संजू वर्मा कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं पहले। संजू जी,
अनामिका जी, पहली बात तो ये कि गोरखपुर से 1999, 2004, फिर 2009 और 2014 से योगी आदित्यनाथ बार बार सांसद के रूप में उभर कर आए हैं। गोरखपुर इसलिए भी मशहूर है कि गोरखपुर के कई क्षेत्रों में गन्ना किसानों के लिए बेहतरीन काम किया है योगी सरकार ने, और 80%, चाहे आप गोरखपुर अर्बन या गोरखपुर रूरल की बात करें, यहाँ पर किसान परिवार रहते हैं। तो मुझे लगता है गोरखपुर की सीट से चुनाव लड़ने का जो निर्णय हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने लिया है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, इसका मतलब ये भी है कि हम पूरे दम खम से कहते हैं कि हमने गन्ना व्यापारियों के लिए, गन्ना किसानों के लिए बेहतरीन काम किया है, और हम डंके की चोट पर यह भी कहते हैं कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ वो खेत प्रकट करने वाली बात ठीक है। उसी लखीमपुर खीरी का तो फायदा उठाने की कांग्रेस ने पूरी कोशिश की अजय जी, पूरा लाभ लेने की कोशिश की अजय वर्मा। लखीमपुर भी चले गए, पूरे सड़क पर धरना भी दे दिया, सीतापुर में बैठ के वहां कमरे में झाड़ू भी लगा दी, मतलब किसी तरह से कोई सिंपैथी छोड़ी नहीं है कि हम जनता के लिए, हम किसानों के पूरी तरह से साथ हैं। लेकिन केवल उत्तर प्रदेश में, राजस्थान या पंजाब में जहां पर किसान है, जहां आपकी सरकार है, वहां पर ऐसा कुछ दिखता नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि जब आपकी ही पार्टी की एक नेता वो कहती है साल भर से काम कर रहे हैं, पोस्टर गर्ल बना दिया गया मुझे, लेकिन टिकट मुझे नहीं दिया गया। अजय वर्मा देखिए, हम जी देखिए, हमारी 403 प्रदेश की सीटों के लिए 1200 से ज्यादा आवेदन आए। अब सब लोग आवेदन करते हैं, जिसको योग्यता का पैमाना है, एक मापदंड है, स्क्रीनिंग कमेटी है, उसका जवाब तो यह है कि वहां से मिलता है, तो ऐसा कोई नहीं है, बहुत से कार्यकर्ता रहते हैं। अब आप पंजाब के और उत्तर प्रदेश और राजस्थान की बात कर रही हैं। राजस्थान में तो चुनाव है नहीं, हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। पंजाब में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। उत्तर प्रदेश के लोग जो व्यापार से, नौकरी से, रोजगार से, महिला उत्पीड़न से पीड़ित हैं, जो लोग किसान पीड़ित हैं, 700 से ज्यादा लोग मर गए देश में, प्रदेश में मतलब जहां चुनाव नहीं होंगे अजय जी वहां आप नहीं जाएंगे, जहां चुनाव नहीं होंगे वहां प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नहीं जाएंगे, ये साफ है। यही कहना चाहते हैं ना। प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो प्रदेश की जनता को इससे निजात दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और हमने 40% टिकटों का वादा पूरा किया। पहली 125 की सबसे बड़ी लिस्ट हमारी। प्रियंका मौर्य लड़की नहीं है, और युवाओं को प्रियंका मौर्य लड़की नहीं है, लड़ नहीं सकती है, दूसरा लड़ नहीं सकती है प्रियंका मौर्य, जिनको आपने पोस्टर बनाया, बिल्कुल बीच में उनकी फोटो लगा दी। हमारे प्रदेश के हर स्तर पर थे। पोस्टर गर्ल कोई नहीं, हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा दिलचस्प, इतने लोकप्रिय थे, 403 सीटों में इनका पूर्ण बहुमत आ रहा है। अब की कहते हैं अब की बार 350 पार। जब इन्हें डर ही नहीं है तो योगी साहब कहीं से भी चुनाव लड़ने, फिर तो वही बहुमत से जीतेंगे। रागी साहब, संगीत रागी साहब कुछ कहना है, फिर सतीश प्रकाश के पास जाऊंगी। हाँ बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ी दिलचस्प चीज है जिसके बारे में अजय वर्मा आ रही हूँ। हाँ, संगीत रागी कहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के अंदर ही विभाजित है। राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के बीच में ही सत्ता का संघर्ष इतना बड़ा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में उनके कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ नहीं खड़े हैं। वही हालत पंजाब के अंदर है। तो आप देखिए कि ये राजनीति बड़ी दिलचस्प हुई है। इतने बड़े राज्य में किसी पार्टी का चुनाव अभियान शुरू हो चुका हो, और वहां राहुल गांधी इटली में हो, यूरोप की यात्रा पर हो, मतलब चुनाव में कहीं राहुल गांधी दिख नहीं रहे हैं। उनका कोई ट्विटर पर कोई ये चुनाव से संबंधित नहीं आ रहा है। तो ये एक पहली बात मैं जिक्र करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं जिक्र करना चाहता हूँ, ये तो पहले लिख दीजिए। दूसरी बात मैं जिक्र करता हूँ, बहुत सही कहा है वर्मा जी ने, बहुत सही कहा है कि उनके पास 1200 आए हैं। हमें न मानने का कोई कारण नहीं बनता है। उनके पास डेटा होगा, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन रागी साहब आ रही हूँ, रागी साहब अजय वर्मा आ रही हूँ। सतीश प्रकाश, लिस्ट पहले से ही तैयार थी, केवल मीडिया के सामने आकर बताना था कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे। दलित हितों की बात आप लोग करते हैं, आपको लगता है कोर वोट बैंक आपका पूरा है, कहीं प्रचार में आप दिख नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा। मायावती पहले ही कह चुके हैं चुनाव लड़ेंगे नहीं हम। क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या मैसेज है आपकी ओर से? हमारी समझ से तो परे है। सतीश प्रकाश।
ऐसा ना सुनिए देखिए, मीडिया का काम राजनीति करना नहीं है, इसलिए राजनीति करना नहीं है, इसलिए मीडिया को तो इन राजनीतिक मुद्दों से दूर ही रहना चाहिए। तो कौन पास रहेगा? एक मिनट सतीश जी, नहीं, मीडिया अगर राजनीतिक मुद्दों से दूर रहेगी, मीडिया ये बताएगी नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज कर क्या रही हैं, मीडिया ये बताएगी नहीं कि जनता ने जिसको चुना है उन्होंने उसके लिए क्या किया, तो हम क्या करेंगे जरा बता दीजिए। रैलियां करें, रोड शो करें क्या, जरा ये बता दीजिए भाई। आप जनता से वादे करते हैं, आप पूरे करेंगे तो हम बताएंगे, नहीं करेंगे तो हम बताएंगे। हम अगर पॉलिटिकल मुद्दे नहीं उठाएंगे, आपकी बात नहीं उठाएंगे, तो जनता तक असलियत पहुंचाएगा कौन? अनामिका जी देखिए, जो सतीश भाई हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि मायावती जी को गेस्ट हाउस में बेइज्जत किसने किया। वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने दलितों के जो एक आइकन था उसको अपमानित किया और बहुत बुरी तरीके से। रागी साहब एक मिनट, पहले सतीश प्रकाश को अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। सतीश जी अपनी बात रखें पहले। सतीश जी नहीं, देखिए हम तो ऐसे अपराधी हैं कि हम तो बिना अपराध के ही अपराधी सिद्ध करते हैं। आप देखिए, एक अनामिका जी मेरी बात तो सुनिए, मैंने आपको जो कहा आपने मेरी बात नहीं सुनी। हम आपसे पूछ के लिस्ट बनाते क्या? अरे बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार जो तय करेगी, आपने ये कैसे कह दिया कि आपके पास तो पहले से लिस्ट तैयार थी? अरे बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी है। उसका कार्यकर्ता, देखिए राजनीति में सफलता ठीक है, ये सच है कि हमको 2 बार सफलता नहीं मिली, लेकिन ये भी सच्चाई है कि सामाजिक दल से बहुत बड़ी संख्या में, सतीश जी आपके सामाजिक दल से बहुत बड़ी संख्या में पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में लोग गए हैं। आरोप यहां तक कह दिया गया कि बीएसपी में ऐसा ना कहीं ब हट जाए, खाली सपा बच जाए। हमने तो 2 साल सुनिए, अरे हमने 2 साल पहले निकाल दिया था। ये वो सारे लोग थे जिन्होंने अखिलेश जी के उस टाइम को याद कीजिए ना, जो बहुजन समाज पार्टी का राज्यसभा के जो मेंबर थे उनको उन्होंने समर्थन नहीं दिया, तो हम उनको रखेंगे क्या? बीजेपी रख सकती है, सपा रख सकती है, हम नहीं रख सकते। जो भी व्यक्ति चाहे वो पार्टी का कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, बहुजन समाज पार्टी के साथ जो गद्दारी करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लारी साहब गद्दारों की फौज तैयार कर ली है क्या आपने? लारी साहब गद्दारों की फौज तैयार कर ली है क्या? जी मैडम, इनके वहां तो हर समय पैसे की बात होती है। पैसा लेके टिकट देना, पैसा लेके वहां पे पदाधिकारी बनाना, पैसा लेके वहां काम करना। नसीमुद्दीन ने सारी पोल खोली तो थी। हमारे चचा इनके पार्टी से लड़े थे, इन्होंने पैसा लिया था, हमारे चचा से बाकायदा पैसा लिया गया था, टिकट बेचा था इन्होंने, हम लोग हमारे चचा ने टिकट खरीदा था और सगे चचा पूर्व मंत्री बाकायदा मैं इल्जाम लगाता हूँ मायावती ने 15 लाख रुपए कैश दिया था। मैं कह रहा हूँ मायावती सुनो, नहीं सुनिए होता है, सुनिए होता है, पहले तमीज सीखिए बात करने की, पहले तमीज सीखो बात करने की, समझ गए? सुनो ध्यान से, तमीज सीखो, अखिलेश यादव है, तमीज सीखो, तमीज सीखो, तमीज नाम की कमीज पहन के चलो, तमीज नाम की कमीज पहन के चलो, नहीं तो जो पहने हो ना वो भी फाड़ के फेंक दूंगा। तमीज नाम की कमीज पहन के ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं है बात करने का। लारी साहब, सतीश प्रकाश जी, ये तरीका नहीं है बात करने का, ऐसे बात मत कीजिए, ऐसे नहीं, ऐसे बात करेंगे आप विपक्षी दल है, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, आप विपक्षी दल हैं। यही तो बीजेपी कह रही है, यही तो बीजेपी की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष कमजोर है। रामेश्वर जी, विपक्ष कमजोर है, अगर आपस में ही लड़ रहे हैं तो कैसे घेरेंगे सत्ता पक्ष को भाई आप? नेशनल टेलीविजन के ऊपर बैठ करके या दलितों को गाली। देखिए अनामिका जी, मैं एक बात एक मिनट आ रही रागी जी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो भारतीय जनता पार्टी पर के तैयारियों पे, उसके अंदर क्या हो रहा है उस पर इनको ध्यान देना पड़ेगा, उसी के अस्त्र से लड़ सकते हैं। अब आपको मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, ये आपस में टीवी पर लड़े चाहे टिकट बांटे अलग विषय है, इनका पार्टी का मामला है, कोई बात नहीं, हर पार्टियां करती है। और ये भी मैं मानता हूं सपा को अधिकार है बीजेपी पर हमला करने का, बसपा को भी अधिकार है हमला करने का, अपना एजेंडा सेट करने का। लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव आयोग के निर्देश के बाद घर घर जा रहा है 5 की टोलियों में। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता अपने अपने क्षेत्रों में लग गए, बाहर से आकर के लग गए और ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ओबीसी, दलित। मुझे एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी में सबसे शीर्षस्थ के नेता कौन है? वो तो ओबीसी हैं। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जब ये जात की बात उठाते हैं तो इनके यहाँ तो अब बसपा में बताइए महंत जी के अलावा तो कोई अध्यक्ष बन नहीं सकता, सपा में कोई अखिलेश के अलावा तो अध्यक्ष बन नहीं सकता,
भारतीय जनता, देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का नहीं हूं, पहले आप समझ लीजिए, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष तो कोई भी बन सकता है। संजू जी आपके पास ही आ रही बन सकता है। संजू जी ये बताइए, आ रही हूँ मैम, आपके पास ही आ रही हूँ, आपका ही नंबर है अगला। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है या विपक्ष कमजोर है, इसलिए आप अपने आप को मजबूत कह पा रहे हैं, रख पा रहे हैं जनता के सामने? संजू जी, रामेश्वर जी आ रही हैं। मैं तभी बोलूंगी यदि बाकी लोग अभी मुझे बीच बीच में टोके रहा, क्योंकि मैंने किसी को और मेरी लाइन कट गई थी, मैं इसलिए वापस जुड़ी हूँ आपके कार्यक्रम में, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। जी बोलिए मैम, बोलिए। पहली बात तो ये जो बार बार कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ गए हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को बेहद बड़ा झटका लगा है। मैं इस बात का पूरी तरह खंडन करती हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने खुद के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को ना तो 2014 में जितवा सके ऊंचाहर विधानसभा से, 2017 को भी ऊंचाहर विधानसभा से उत्कृष्ट मौर्य स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे खड़े थे, 2017 को भी हार गए। जो अपने बेटे को चुनाव नहीं जिता सके वो आज भाजपा को ताने मार रहे हैं। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य बेटे उत्कृष्ट मौर्य को जितवाइए, उसके बाद चेतावनी दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। ये क्या तरीका है राधिका जी? मैंने तो लारी साहब ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं है अपनी बात रखने का। ये गलत है। सुनिए, ये तरीका नहीं है बात रखने का। आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था ना, आपके पास, इसके बाद आपके पास ही आऊंगी। अजय वर्मा से भी सवाल लेना है मुझे, आ रही हूँ, इसके बाद आपसे ही पूछूंगी सवाल। जल्दी संजू जी, जल्दी से संजू जी। नहीं, जल्दी से का क्या मतलब है? आप जल्दी से का क्या मतलब है? मैम मैं अपनी बात ना रखूं, मैं जैसे ही बोलती हूँ कोई ना कोई टोकता, उनको कंट्रोल करना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। कंटिन्यू प्लीज मैम, कंटिन्यू मैम, प्लीज कंटिन्यू। पहली बात तो ये मैं साफ शब्दों में कहना चाहूंगी, 60% सीटें आज जो घोषित की हैं वो पिछले वर्ग, गरीबों को, अनुसूचित जातियों को, वंचितों को दी गई हैं। 10 महिलाओं को भी टिकट दी गई है, बुद्धिजीवियों को, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेशनल। तो जब हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जुमला नहीं है। हम इस बात पर पूरी तरह से बार बार खरे उतरते हैं। और एक बात कहना चाहूंगी कि 2012 में राधा मोहन दास अग्रवाल ने गोरखपुर की सीट जीती थी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को 45,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। 2017 में भी राधा मोहन दास अग्रवाल ने भाजपा से कांग्रेस के प्रत्याशी को 60,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। पिछले 33 सालों में गोरखपुर भाजपा के साथ हमेशा रहा है और आगे चलकर भी रहेगा। इस बार भी गोरखपुर में सवाल संजू जी ये नहीं है, सवाल तो ये है ना कि पहले लगातार ये कहा गया कि मुख्यमंत्री चुनाव अयोध्या से लड़ेंगे, फिर गोरखपुर तो सुरक्षित सीट कही जाती है हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, फिर क्यों वापस गोरखपुर? अयोध्या में आपने इतना विकास किया है, इतना काम किया है, तो वहां से चुनाव मैदान में उतरने से गुरेज क्यों था रागी साहब? मुझे लगता है कि इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए। पूरा पूर्वांचल की जो सीट है गोरखपुर से पूरा वो कवर होता है और अयोध्या और उसके आसपास की सीटें तो वैसे ही जो लखनऊ इत्यादि क्षेत्र है वो तो ऐसे ही रामधुन में राममय है। अब मथुरा में किसी भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक है कि मथुरा, काशी और ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी क्या समूचे हिंदू समाज के लिए एक गौरव के प्रतीक है और सारा हिंदू समाज उसका एक साथ खड़ा होगा। मुझे सबसे ज्यादा दुख हुआ कि लारी साहब ने जो भाषा का प्रयोग सतीश प्रकाश के लिए किया वो मुझे ठीक नहीं लगा। मैं उसकी घोर भर्त्सना करता हूँ। रागी साहब, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमको ये पहले से ही आशंका थी कि बीजेपी का आस्था का मॉडल फेल है। ग्राम पंचायत के चुनाव में आप अयोध्या बुरी तरीके से हारे, आप काशी मॉडल आपका हारा, आपका मथुरा मॉडल हारा। और देखिए एक बात है यहाँ ध्यान रखना चाहिए, हम इसका स्वागत करते हैं। अगर योगी जी मठ के आसपास ही रहे वही उनके लिए सुरक्षित जगह, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं।
लेकिन आपको ये भी बताना सतीश पड़ेगा कि जी, बीजेपी सतीश जी, यदि आप केरला मॉडल में नहीं प्रवेश करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो ISIS का अड्डा न बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो इंडियन मुजाहिदीन का अड्डा न बन जाए, यदि आप चाहते हैं कि ISIS का अड्डा केरला की तरह न बन जाए, तो यकीन मानिए आप भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, सारा हिंदू समाज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान करने के लिए आगे आएगा। और यही एक सबसे अच्छा मौका है जब हिंदू समाज बीजेपी की ओर से ये साफ किया गया, आगे साहब आ रही हूँ, सतीश प्रकाश आ रही हूँ, जैसे ही बीजेपी की ओर से साफ किया गया, ये संकेत दिया गया कि मुख्यमंत्री इस बार चुनाव मैदान में उतरेंगे, अखिलेश यादव ने बिना देरी किए ये साफ कर दिया कि जहां से पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ेंगे। इंतजार करें कितना लंबा, सुरक्षित सीट ढूंढेंगे या फिर कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव? संसद में नहीं भेजा है, हमने प्रज्ञा ठाकुर जैसी आतंकवादी को संसद में नहीं भेजा है, हमने प्रज्ञा ठाकुर जैसी आतंकवादी को संसद में नहीं भेजा है, ये इन्होंने भेजा है जो ये कह रहे हैं कि यूपी आतंकवादी ISI का अड्डा बन जाएगा। ये कौन सा अड्डा बना रहे हैं? ये संसद को कौन सा अड्डा बना रहे हैं? ये आतंकवादियों का अड्डा बना रहे हैं, आतंकवादियों को भेजकर। आर्मी का कर्नल पुरोहित को भी छुड़वाया इन्होंने। सर चुनाव में वोट कौन करता है? बरी नहीं हुए, मतदान कौन करता है? आतंकवाद में मतदान कौन करता है? जनता चुनती है, जनता चुनती है सर। आतंकवादियों लारी साहब, जनता मतदान करती है, जनता ने भेजा है संसद में, जनता ने संसद में भेजा है। आप या पार्टियां केवल प्रत्याशी बना सकती हैं, आप या पार्टियां केवल प्रत्याशी बना सकती हैं, उम्मीदवार बना सकती हैं, टिकट दे सकती हैं। संसद भेजना, विधानसभा भेजना जनता का काम है, जनता जिम्मेदारी देती है, जनता जिम्मेदारी देती है। लारी साहब, इनका जो वो है वो बाकायदा पाकिस्तानी एजेंट है मैडम, इनका वो जो है जो गया था हाफिज सईद से मिलने, वो पाकिस्तानी एजेंट है। इन लोगों ने एजेंसी बना रखी है, अपने अड्डे बना रखे हैं। देखिए ना, 11 IT सेल वाले पकड़े जाते हैं भोपाल में, बीजेपी का IT सेल वाले जो मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं, वो पाकिस्तान की जासूसी कर रहे थे और कह रहे हैं कि यहाँ UPI ऐसा एजेंटों का अड्डा बनेगा। शर्म आती है इन लोग के ऊपर। मुझे चुल्लू भर पानी में डूब मरना। रामेश्वर जी आपसे जवाब लूंगी, पहले संगीत रागी कुछ कहे। संगीत रागी कहिए। बेशर्मी की हद है भाई। मित्र आप हम पर गुस्सा कर लीजिए, लेकिन इस देश में ऐसे शाहीन बाग नहीं खड़े हो गए थे। ऐसे कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति खड़ा होकर के सांसद कह रहा हो कि हम तालिबान के समर्थन में हैं, तो ये देश पर और हिंदू समाज को बहुत गहराई से इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। अरे तो तालिबान मित्र यदि केरला से सीरिया में जाकर के लड़ने के लिए लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जो मॉडल खड़ा हो रहा है, और वो देवबंद मॉडल ही है, वो देवबंद इस्लामी है सर, देवबंद इस्लामी है। आप डूरंड लाइन के जिन्ना का जिक्र आप करें, जिन्ना का जिक्र आप करें, जिन्ना का जिक्र चुनाव में आप करें, उंगली दूसरों पर उठा दें, ये ठीक है। आंखों से पर्दा जब हट जाएगा तो आपको पता लगेगा कि ये विरोध जो है वो क्यों इस देश के लिए जरूरी है। संजू वर्मा, मैं प्लीज कमेंट, इन्होंने कुछ कहा साध्वी प्रज्ञा को लेकर, मेरा जवाब देना बनता है अनामिका जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ साध्वी प्रज्ञा पर उंगली उठाने से पहले आपको याद दिला दूं, निहत्थे कार सेवकों पर गोली किसने चलाई? आपके मुलायम सिंह यादव के कहने पर निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी 1990 में। इसलिए यहाँ बैठकर नैतिकता का भाषण बीजेपी को देना बंद करिए। आपके अखिलेश यादव को याद दिला दूं, 2006 में वाराणसी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था और आपके अखिलेश यादव को शर्म चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दर्ज की कि इंडियन मुजाहिदीन बेकसूर है। अजय वर्मा, माफी चाहूंगी, बहुत देरी से आपके पास आ रही हूँ। अजय वर्मा बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, सर अपनी बात करिए। टोपी वाले अखिलेश संजू जी इंडियन मुजाहिदीन का समर्थन किया था। अजय वर्मा, इनसे कहिए ये बीजेपी की जो कंटिन्यूस माइक बोल रहे हैं, इन्हें कहा अपना थोड़ा रैम तो करें, इसको बंद तो करें थोड़ा। संजू जी सुन तो लीजिए जरा भाई, आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है डबल इंजन की, थोड़ा सुन लें, कार्यकर्ताओं को भी सुन लें। आप नेता हैं अनामिका जी,
देखिए ये लोग, मेरी आवाज आ रही है अनामिका जी? हाँ जी सर, आ रही है, पूरी आवाज आ रही है, बुलंद आवाज आ रही है। देखिए ये लोग बात करेंगे ISI की, हम बात करेंगे राशन की, ये लोग बात करेंगे हिंदुत्व की, हम बात करेंगे महिला के गैस सिलेंडर की, ये लोग बात करेंगे हिंदू मुस्लिम की, हम बात करेंगे सरसों के तेल की, और हम बात करेंगे टमाटर आलू की। महिला के किचन के हाल बिगाड़ दिए इस सरकार ने, बेरोजगारों की नौकरी खत्म कर दी इस सरकार ने। मुद्दों की लड़ाई पे बात करिए, ये हिंदू और हिंदुत्व अपने पास रखिए, इसे कोई नहीं बदल सकता। संजू जी आप एक महिला है, महिलाओं का दर्द समझिए, किस तरह से बलात्कारी आपके यहाँ विधायक है, बेटियों से बात करते हैं। हिंदुत्व की बात उन्होंने की ना, सुनिए सुनिए अजय जी, मंदिर मंदिर चक्कर तो आपने भी लगाए, टीका लगा के कन्या पूजन तो आपने भी किया, मीडिया के सामने ये करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अगर नहीं दिखाना चाहते थे, इतने बड़े हिंदुवादी हैं, नहीं दिखाना चाहते थे सबसे बड़े हिंदू हैं, तो क्यों बता दिया कि जनेऊधारी है जनेऊधारी है राहुल गांधी? क्यों बता दिया फिर? बिगड़ जाए, लोगों की अंगीठी का बजट बिगड़ जाए, पेट्रोल डीजल ये आंकड़ा याद रखिए। सरकार आखिर एजेंडा है, हम कांग्रेस बात करेगी बेटी बचाओ की, कांग्रेस बात करेगी बेटी पढ़ाओ की, कांग्रेस बात करेगी बेटियों को सम्मान दो, कांग्रेस करेगी छोटे व्यापारियों की नौकरी दो, कांग्रेस बात करेगी, अजय वर्मा बात करेंगे नौकरी मिले, व्यापार मिले। रामेश्वर जी सवाल तो खड़े कर देते हैं, जय श्री राम बोलने वालों की तुलना कालनेमी से भी कर दी जाती है, हिंदुत्व में अंतर भी ढूंढ लिया जाता है, बोको हराम से भी तुलना कर दी जाती है, लेकिन ये बताने में पीछे नहीं हटते हैं कि भैया हम भी हिंदू हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका साथ की बात करते हैं, ये केवल ठीक है सर। अगर ये बोलते हैं तो बोलने के लिए आप रोक नहीं सकते, लेकिन इनको नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी शुरुआत से ही, जब इसका जन्म हुआ जनसंघ के रूप में, तभी से इसका एक एजेंडा था, एक विधान एक संविधान एक प्रधान। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, ट्रिपल तलाक जैसे चीज़ों को हमने ख़त्म किया, आपको मालूम है भाजपा ने ख़त्म किया। तो भाजपा पर ये आरोप लगाते लगाते यहाँ चले आए, और भाजपा पर जितना हिंदुत्व के नाम पर आरोप लगाते हैं वो हाशिए पर चले जाते हैं। एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, देखिए आप ही के कांग्रेस के ही एंटोनी के रूप में, जब वो माननीय एंटोनी जी बड़े मंत्री भी थे, एक कमेटी आपने बनाई थी पिछले चुनाव में, लोकसभा के पहले, उन्होंने साफ साफ रिपोर्ट में दिया था कि हाँ हम तुष्टीकरण के चलते हाशिए पर चले गए। तो चुनावों में कौन से मुद्दे आएंगे, भारतीय जनता पार्टी से कैसे लड़ना है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सपा प्रदेश की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी आई है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, चुनाव कहां चला गया। इस चुनाव में हमें एक बस 20 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं, आप बोलिएगा, आप 20 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं, आप बोलिएगा। इन्होंने, अरे भाई साहब आप ही हिंदू मुसलमान में पड़े रहो, इसीलिए हाशिए पर जा रहे हो। मैं जो बोल रहा हूँ आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए एक चीज तो अखिलेश यादव जी ने, एक चीज तो अखिलेश यादव भाई साहब, इनको बोलने की बहुत आदत है, तो आप ही बोलते रहो, आप बोलते रहो। लारी साहब, रामेश्वर जी किसी के बीच में नहीं बोले, कम से कम। अरे भाई मैं तो किसी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बात पूरी करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए लारी साहब। मैं तो किसी की पार्टी की बात ही नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। देखिए अनामिका जी, ये जो आज मुद्दे उठ रहे हैं कि कोई इधर जा रहा है उधर जा रहा है, देखिए ये बहुत स्वाभाविक है। आपने बंगाल का चुनाव देखा था, बंगाल के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो एजेंडा सेट किया था, चुनाव 2 भागों में बट गया था, या तो टीएमसी थे या भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश जी की पार्टी सपा ने एक नैरेटिव तो सेट कर दिया है कि वो मुख्य विपक्षी दल के रूप में आ गए हैं। लेकिन विपक्षी दलों की आपस की ही लड़ाई, विपक्षी दलों की आपस की ही लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदा बन जाती है। अगर विपक्ष आपस में ही लड़ेगा उत्तर प्रदेश में या दूसरे राज्यों में, हालांकि फोकस सबसे ज्यादा सबका उत्तर प्रदेश में है, तो आखिर आप कैसे हराएंगे? सतीश प्रकाश जी, लारी साहब, अजय जी, आपस में लड़ना बंद कीजिए, तभी तो लड़ाई पूरी होगी आपकी। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। आज महाभारत में इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें लगातार जारी हैं।